तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम लकी है। कभी कभी हमारी जिंदगी कुछ ऐसे पड़ाव देती है जिनके बारे में हम कभी सोच तक नहीं सकते। हम इन चीजों के बारे में एहसास तक नहीं कर पाते जिससे पहले कि हमारे साथ कुछ अजीब हो जाता है। ये कहानी मेरी ही है और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में एक दिन इस तरह की घटना से सामना करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये उन दोनों की बात है जब मैं गैस सिलेंडर की गाड़ी में काम किया करता था। उन दोनों मुझे अंदाजा नहीं था कि इन नए काम को ज्वाइन करते करते मैं अपनी जिंदगी के सबसे भयानक चीज को देख लूंगा। तो आइए जानते आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद मैं और मेरी सोच पूरी तरीके से बदल गई थी। उस वक्त रात का अंधेरा था और हम सभी अपने घर लौट रहे थे। शुक्रवार को हमें इंडियन कंपनी की गाड़ी लेकर सिलेंडर भरने के लिए अलग अलग गांव में जाना पड़ता था। इस बार भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। हम एक गांव में गए हुए थे, लेकिन अचानक ही रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और गाड़ी खराब होते ही हमें कुछ टाइम के लिए वहां पर रुकना पड़ा और टाइम स्पेंड करना पड़ा। जब हमें पता चला कि हमारी गाड़ी के अंदर कुछ ज्यादा ही खराबी हो गई है तो हमें वहां की एक बड़ी सी होटल के अंदर भेज दिया गया। मालिक ने होटल का इंतजाम तो काफी अच्छे से कर दिया था, लेकिन होटल के बाहर की तरफ जो गांव था, हमने कभी सोचा तक नहीं था कि वो गांव इतना ज्यादा भयानक भी हो सकता है। हुआ कुछ ऐसा था कि हम खुशी खुशी होटल में रुके थे, लेकिन एक जगह पर टिकना हमारे लिए कतई आसान नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि हम होटल के कमरे से बाहर निकलकर घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ उस बड़ी और चमचमाती होटल से बाहर निकल गया और ज्यादा सोचे बिना ही मैं उस कमरे से बाहर निकलकर उस गांव की तरफ चल पड़ा जिसके बारे में अजीब अजीब बातें बताई जाती थी, जिसे लोग भूत प्रेत का दावा भी देते थे। हालांकि पहले कभी मुझे इन चीजों का अंदाजा तक नहीं था कि उस गांव के बारे में वहीं के लोग कुछ काल्पनिक चीजों के बारे में बताते थे, और मैं इन चीजों से बिल्कुल अनजान होकर उस गांव के अंदर पड़ने वाले एक ठेके की तरफ चल पड़ा। दरअसल उस ठेके के ऊपर शराब मिलती थी, जिसे हम शराब की दुकान के बजाय ठेके के नाम से भी पुकारते थे। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि शराब के ठेके से दारू की मांग करते करते मैं किसी ऐसी चीज से भिड़ जाऊंगा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त ललित के साथ उस गांव की तरफ चल पड़ा। हमारे साथ कुछ और भी दोस्त थे, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे चल रहे थे और मैं उन सभी के आगे आगे होकर उस ठेके की तरफ चल पड़ा, क्योंकि दारू पीने का सबसे ज्यादा भूत तो मेरे ऊपर ही सवार होता था। और उसके बाद जैसे हम उस गांव की सीमा के अंदर दाखिल हुए तो वहां जाकर हमने देखा कि हमें वहां पर कुछ अजीब सी चीजें नजर आ रही थी। पूरा का पूरा गांव किसी खंडर की तरह लग रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहां पर लोग रहते थे। एकदम गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और ऊपर से एक अजीब सी चीज का हमें एहसास हो रहा था। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने पीछे से आवाज देते कहा, अरे भैया, यहाँ पर कोई दारू की दुकान है क्या? तो मैंने उन्हें बताया कि जाते वक्त मैंने उस दारू की दुकान को बड़े ही गौर से देखा था और सच में वहां से थोड़ी आगे वाली ढलान पर वो दुकान मौजूद है। हालांकि इस गांव के अंदर 100 घर थे, तो उनमें से 20 घर के अंदर ही लोग रहते थे और बाकी 80 घर तो ऐसे ही वीरान पड़े रहते थे। यानी कि इस गांव के अंदर 20% की आबादी रहती थी, बाकी 80% की आबादी वहां से गायब हो गई थी। और फिर कहीं ना कहीं इस बात से चीज तो साबित हो रही थी कि गांव के अंदर जो चीज हो रही थी वो नॉर्मल तो नहीं हो सकती, वरना इस तरीके का कोई भी गांव मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। हम इतने गांव के अंदर अपनी गाड़ी को घुमाते थे, लेकिन आज तक हमने ऐसा गांव कभी नहीं देखा जिसके अंदर इतना ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ रहता हो। हालांकि हम जब भी जाते थे वहां कोई ना कोई हमारी बिक्री तो हो ही जाती थी। खैर, इतना सब होने के बावजूद मुझे उस गांव की कुछ खास चीजों के बारे में मालूम नहीं था। उसके बाद हम उस ढलान के पास पहुंच गए जहां पर हमने देखा कि वो दारू की दुकान बनी हुई थी। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस दुकान के आगे ताला लटका हुआ था और ये देखकर मेरा तो माथा ही ठनक गया था। उस वक्त मुझे काफी गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि उस दुकान का खुलने का टाइम थोड़ा लेट है, यानी कि वो अंधेरा होने के बाद ही खुल सकती है। मुझे ऐसा लगा शायद यहाँ पर दारू बेचने का काम चोरी छुपे किया जाता है, जिस वजह से इस तरीके की घटना होना एक आम बात है। उसके बाद हम सभी उस ठेके के खुलने का अब इंतजार करने लगे और हम सभी दोस्त एक लाइन बनाकर उस ठेके के बाहर बैठ गए। बस अब हमें इंतजार था तो किसी तरह उस ठेके के खुलने का।
फिर कुछ देर के बाद एक आदमी अपने लंबे लंबे कदम पटकते हुए जल्दी से उस ठेके के पास पहुंचा और उसने जल्दी से ठेके के दरवाजे को अनलॉक कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद यहीं पर कोई घर बना हुआ होगा और उसके अंदर ही कोई आदमी रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पर कोई एक आदमी दूर से आता था और उस ठेके को खोलता था। इस चीज ने मुझे एक पल के लिए हैरान कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने इस हरकत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद चुपचाप उस ठेके की दुकान पर चला गया। जैसे मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे पता चला कि मैं पैसे तो भूल ही गया था और मेरे सारे दोस्तों के पास भी बस उन्हीं के गिने चुने रुपए थे। यानी कि मुझे अपना पर्स लाने के लिए अब वापस से होटल के रूम में जाना पड़ता, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, जिस वजह से मुझे ना चाहते हुए भी वापस से होटल के लिए निकलना पड़ा। और उसके बाद मैं तुरंत ही अपने कदमों को तेज तेज पटकते हुए वहां से निकल गया। जाते वक्त मैंने पूछ लिया था तो उस दुकानदार ने बताया कि रात के करीब 10:15 बजे के बाद इस ठेके को बंद कर दिया जाता है। मेरे सारे दोस्त भी मेरे साथ साथ अब वापस आ चुके थे, लेकिन मेरा एक खास दोस्त था जिसका नाम ललित था, जो वापस आने को तैयार रहता था। मैंने अपने दोस्त ललित को किसी भी तरह मैंने अपने साथ वापस आने के लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे खुद अकेले में अंधेरे में काफी डर लगता था। लेकिन शराब पीने की इस लत ने मुझे काफी ज्यादा अंधेरे में डाल दिया था। मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि मैं आज बिना पिए भी रह सकता हूँ, लेकिन अब खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो मैं जल्दी से होटल के कमरे में पहुंचा और वो होटल उस जगह से करीब 2 किलोमीटर दूर थी। और उसके बाद मैं उस कमरे में जाकर अपने पैसे लेने लगा। पैसे लेकर मैं वापस घूमा और उसके बाद अब मैं वापस जाने लगा। मैं तुरंत ही अपने कदम पटकते हुए उस ठेके की तरफ चल पड़ा था। किसी तरह से जब मैं उस ठेके के एकदम पास पहुंचने वाला था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि उस रास्ते के अंदर कोई घूम रहा है। मुझे कुछ कुछ नजर आ रहा था। मैं ठीक से तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के अलावा कोई और था जो उस रास्ते के अगल बगल में घूम रहा था। फिर कुछ देर तक तो मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि वो कोई आदमी था जिसने अपने पूरे जिस्म के ऊपर काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। हालांकि वो मुझे दूर से ही थोड़ा अजीब लग रहा था। और फिर उसके बाद जब मैं उसके और पास गया तो मैंने देखा कि वो आदमी खुद पे खुद ही अपने गालों के ऊपर जोर जोर से थप्पड़ खा रहा था। इस वक्त मुझे उस आदमी की हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। फिर मुझे लगा कि ये तो कोई पागल आदमी है जिस वजह से अपने गाल पर जोर जोर से थप्पड़ खा रहा है, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। और फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त ललित हम दोनों उस ठेके के पास पहुंच गए। जैसे हम उस ठेके के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर एक हल्का सा बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी में मुझे कुछ लोग भी नजर आ रहे थे जो वहां पर बैठे हुए थे। ये नज़ारा हमें थोड़ा दूर से नजर आया था और इसी बीच ललित ने मुझे बातों ही बातों में गुमराह कर दिया और अब मेरे दिमाग की बातें अब उस ठेके से हटकर ललित की बातों पर आकर अटक गई थी। और फिर इसी बीच जब मैंने दोबारा उस ठेके की तरफ देखा तो इस बार मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने देखा कि अब मुझे वहां पर सिर्फ छोटा सा बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां पर 10 सेकंड पहले कुछ लोग मुझे वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो अब मैंने देखा कि अब वहां से सारी चीजें पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। एक पल के खातिर मैं असमंजस में पड़ गया था। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त ललित से कहा, भाई तुझे वहां पर कुछ लोग नजर आए थे क्या? तो उसने बताया कि उसे भी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, और इस बात ने मुझे कुछ ज्यादा ही सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई वहम हुआ है, और फिर उसके बाद मैं जल्दी से उस ठेके के पास पहुंच गया। ठेके के पास पहुंचने के बाद मैंने शराब की एक बोतल खरीद ली। उस बोतल के कुछ अच्छे खासे पैसे लगे थे, लेकिन मैंने सोचा कि आज ही खुल्लम खुल्ला पार्टी करने का मौका मिला है तो इस मौके को इस तरह हाथ से कैसे जाने दूंगा। और फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त ललित हम दोनों शराब की बोतल लेकर वहां से निकल पड़े। हमने सोचा था कि सड़क के बीच में बैठकर हम आराम से शराब घटकेंगे और आराम से पीते अपने घर चले जाएंगे। हमारी सोच तो यही थी, लेकिन हम जानते नहीं थे कि हमें इसका अंजाम किस तरीके से भुगतना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त ललित हम उस शराब की बोतल को लेकर काकड़ के बीच से होते हुए वहां से निकलने लगे। हम कुछ दूर गए ही थे कि तभी मैंने देखा कि हमें वहां से कुछ दूर आगे की तरफ एक आदमी नजर आ रहा था। अब कहीं ना कहीं ये बात भी साबित हो चुकी थी कि यहाँ कोई और नहीं
बल्कि वही आदमी था जो कुछ देर पहले हमें नजर आया था। फिर मुझे लगा कि ये कोई पागल है जिस वजह से अपने ही गाल पर थप्पड़ मार रहा है। और उसके बाद हम दोनों उसके और भी करीब गए थे और जैसे हम उसके करीब पहुंचे तो उसने एक भारी आवाज में कहा, तुम लोगों ने इस गांव में आकर अपनी मौत को दावत दी है। क्या तुम जानते नहीं हो कि रात में यहाँ पर आना मना है और मुझे लगता है कि तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। सच कहूं तो जिंदगी में पहली बार किसी की बातों को सुनकर मेरे अंदर घबराहट महसूस हो रही थी। आज से पहले मैंने कभी भी इस तरीके की बातें किसी के मुंह से नहीं सुनी थी तो थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि ये आदमी शायद पागल है तो ये बकवास कर रहा होगा, इसलिए मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब चिंता मत करो, हम दोनों वैसे भी यहाँ से निकलने वाले हैं और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं उससे तुमको क्या मतलब। तभी मेरे दोस्त ललित ने उस आदमी के ऊपर चढ़ते हुए कहा और फिर इसी बीच हमें एक और आवाज आई। आवाज हमारे पीछे से आ रही थी और हमने जैसे इस आवाज को पीछे पलटते देखा तो हमने पाया कि हमें अपने पीछे की तरफ से एक आदमी और एक औरत नजर आ रही थी। और उस आदमी को अपनी ओर आता हुआ देखकर एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैंने देखा कि वो उसी तरह का आदमी था जिस तरह का आदमी हमारे सामने खड़ा था और अपनी गाल पर थप्पड़ मार रहा था। उन दोनों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे और उन दोनों की हालत भी काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। और फिर उसके बाद वो आदमी सीधा मेरे पास आकर रुका। उसकी इस हरकत को देखकर मुझे थोड़ा डर तो लग गया था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने कदमों को पीछे की तरफ धकेल दिया और फिर उसके बाद वो मेरे एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। फिर इसी बीच मेरे दोस्त ललित ने कहा, भाई मुझे लगता है कि यहाँ पागलों का कोई ग्रुप रहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उसने इतना कहा ही था कि तभी उनमें से एक आदमी ने ललित के गाल के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस बार मैंने ललित को इस तरह मार खाते हुए देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं वापस से उस आदमी के ऊपर हाथ उठाने लगा। और फिर जैसे मैंने उसे मारने की कोशिश की तो मैंने देखा कि इस बार मेरा हाथ उस आदमी के आर पार हो गया था। और ये देखकर तो मैं पूरे तरीके से हताश हो गया था, क्योंकि इस बार मेरे द्वारा इस बात का अंदाजा लगाना काफी ज्यादा आसान हो गया था कि जिस चीज को मैंने थप्पड़ मारा था वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता, बल्कि वो कोई अजीब चीज थी। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। और फिर इसी बीच मैंने अपने दोस्त ललित का हाथ पकड़ा और उसे वहां से भागने का इशारा करने लगा। इस बार हम दोनों रुके नहीं और हम जल्दी से भागने लगे। हमें सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ वाला रास्ता दिखाई दे रहा था, इसके अलावा हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। और फिर उसके बाद हम दोनों बहुत ही तेज गति से वहां से भागने लगे। फिर कुछ देर तक थोड़ा भागने के बाद मुझे अपने सामने की तरफ कुछ अजीब चीजें नजर आ रही थी, क्योंकि जब मैं पहले उस रास्ते पर आया था तो मैंने इन चीजों को नहीं देखा था। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने की तरफ मिट्टी की बड़ी बड़ी कुछ चीजें बनी हुई थी, जिसकी वजह से सामने की ओर का नजारा देखना बंद हो गया था। फिर उसके बाद हम दोनों एक दीवार के पास पहुंच गए और फिर हमने देखा कि अब उस दीवार से आगे निकल पाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि उस दीवार को क्रॉस कर पाना हमारे बस में नहीं था। लेकिन जब हम उस गांव के अंदर दाखिल हुए थे तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर ये दीवार कहां से आई, यही बात अब मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। और तभी किसी जानवर की तरह घुर्राने की आवाज हमें सुनाई देने लगी और इस आवाज को सुनकर मेरा पूरा शरीर डर से सहम उठा। वो आवाज बहुत ही मोटी और गहरी आवाज थी जो मेरे अंदर एक डर पैदा कर रही थी। वो आवाज कुछ इस तरह की थी, मुझे शराब की बोतल दे दो। लेकिन उस वक्त मैं शराब की बोतल उन भूतों को भी देने को तैयार नहीं था। भले ही मेरी जिंदगी चली जाए, लेकिन मैं इतनी जल्दी शराब की बोतल को किसी दूसरे शख्स को कैसे दे सकता था। मैं खुद जोखिम उठाकर यहाँ पर शराब लेने के लिए आया था और भला मैं उस शराब को इतनी आसानी से किसी को कैसे दे देता। तो मैंने सामने से कहा, नहीं मैं ये बोतल किसी को नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। लेकिन मैं जानता नहीं था कि मुझे इसका अंजाम किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस बात को उसके सामने जाहिर तो कर दिया था, लेकिन अब जो होने वाला था सच में वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक नजारा था। जैसे उसने मुझसे शराब की बोतल मांगी और मैंने उसे मना कर दिया तो अचानक ही ऐसा लगा कि मेरा पूरा का पूरा शरीर अब टूटने लगा है और एक अजीब सी जकड़न महसूस होने लगी। उस वक्त मेरे पूरे शरीर के अंदर ही मुझे अजीब सा फील हो रहा था और उसी वक्त मेरे दोस्त ललित ने मुझे एकदम से हिला दिया। तब जाकर मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। लेकिन मैं इतना तो समझ चुका था कि ये काली शक्तियां अपनी काली माया के दम पर कुछ भी करने की क्षमता रखती है। लेकिन यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था।
आगे जो होने वाला था उसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। अभी हम दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की तो हमने देखा कि हमें अपने पीछे की तरफ अब दो नहीं बल्कि काफी सारे लोग उसी तरह के नजर आ रहे थे, जिन्होंने काफी अजीब अजीब कपड़े पहन रखे थे और अपने ही गालों पर थप्पड़ मार रहे थे। ये उन सभी की पागलों वाली हरकतें थी, लेकिन उनकी इन हरकतों से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और अब तो मुझे देखने मात्र से ही मेरे जिस्म में घबराहट होनी शुरू हो गई थी। अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला था इसके बारे में तो भगवान ही जानता था। मुझे तो ये सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी कि हम दोनों इस गांव से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि इस गांव से बाहर निकलने का मात्र एक रास्ता था जो अब बंद हो चुका था। अब तो बस एक ही काम कर सकते थे और वो ये था कि हम किसी भी तरह से इस गांव की सीमा पर पहुंचे और जो इसके पीछे की तरफ गांव पड़ता है उसके अंदर चले जाएं, क्योंकि हम जिस जगह पर जाने वाले थे वहां के लिए तो इन्होंने लंबी लंबी दीवार बना दी थी जिन्हें लांघना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन जब हमने यही सोचकर अपने कदमों को पीछे की तरफ मोड़ लिया तो हमने देखा कि अब हमें अपने पीछे की दिशा में वो सभी लोग हमें एक कतार में खड़े हुए नजर आ रहे थे और अब हमें ऐसा लग रहा था कि उन सभी के कदम धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने शुरू हो गए थे। हम दोनों की जान हलक में आ गई थी, हमारी सांस गले में अटक गई थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। हमारा पूरा का पूरा शरीर डर के मारे थर थर कांप रहा था। पूरे जिस्म के अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी। यहाँ तक तो मेरे पूरे शरीर के अंदर पसीना भी आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी मौत को देख रहा हूँ। और तभी मेरे दोस्त ललित ने मुझे अचानक ही पकड़ लिया और अचानक ही वो खींचने लगा। मुझे ललित की हरकत थोड़ी समझ में नहीं आई कि अब वो क्या करने वाला है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे उसने मुझे खींचना शुरू कर दिया तो मैं समझ गया था कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद उसने उसी तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ वो लंबी चौड़ी दीवार बनी हुई थी, और सच में वो एक माया जाल था। ललित ने मुझे अपने साथ साथ उस तरफ खींचा और उस तरफ खींचने के मात्र से ही मैं उस दीवार के आर पार हो गया था। उसके बाद मैं एक पल के लिए भी रुकने को तैयार नहीं था। तभी मैंने अपने कदमों को और तेज गति से पटकना शुरू कर दिया और तब तक नहीं रुका जब तक कि मुझे होटल का वो कमरा नजर नहीं आ जाता। उसके बाद जब हम दोनों अपने बाकी के दोस्तों के पास पहुंचे तो हमने उन्हें पूरी बात बताई और हमारी बात सुनकर उनके भी होश उड़ गए। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस गांव को दोबारा नहीं देखा था। हालांकि अब मैंने सिलेंडर डिलीवरी वाले काम को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया है और कभी भी इस पिकअप के साथ डिलीवरी करने के लिए नहीं निकलता और अपने किसी दूसरे धंधे में बिजी हो गया हूँ। लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बन गया है। उन दोनों को ज्यादा डरावना तो नजर नहीं आया था, लेकिन इतना विश्वास हो गया था कि इंसानों के अलावा भी इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी काली शक्तियां निवास करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।